ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग अगेन। गुड मॉर्निंग सर। और बताइए कैसे हैं आप लोग, पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोगों की? अच्छी चल रही है ना? एग्जामिनेशन आपके बहुत नज़दीक है बेटा। ओके, यस सर। आपके बेटा एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है। ओके, क्या हम लोग पढ़ रहे थे बेटा? आज क्या पढ़ना था हमको? क्या पढ़ना था बेटा हमको? लिंक पढ़ना था कि वो पढ़ना था हमको, वो क्या कहते हैं, स्क्रीन सबको दिख रहा है? यस सर। अच्छा, आज हम अपठित गद्यांश के लिए बोले थे शायद ना? क्यों? अपठित गद्यांश के लिए हम बोले थे। आपके बुक में चैप्टर नंबर 37 है बेटा, अपठित गद्यांश। कल हम साथ व्हाट्सएप वाली क्लास में हम लोगों को इंफॉर्मेशन किए थे कि आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे, अपठित गद्यांश। बेटा आज सकते हैं आपका सेकेंड पीरियड भी हमें ले ले और आपको रहीम के दोहे पढ़ा दें, ठीक? लेकिन पहले अभी इस पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे अपठित गद्यांश, ठीक? बोलिए। ओके सर। इसको पढ़ने के लिए आप लोग तैयार हैं कि नहीं, ये बताइए। बहुत छोटा है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। क्लियर? ओके सर। इसको शुरू किया जाए? यस सर। आप लोग कहें तो इसको शुरू किया जाए। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही इसमें मजा, ये बहुत मजेदार, बहुत खूब नंबर देता है। ये आपके पेपर में अगर अपठित गद्यांश आ गया तो मान लो कि आप अच्छा नंबर पाओगे, ठीक? चलिए शुरू करते हैं इसको। ओके, देखो इसका नाम है अपठित गद्यांश। नाम क्या है इसका? अपठित गद्यांश। अब जब इसका नाम ही है बेटा कि अपठित, क्या नाम है इसका? अपठित माने जो पढ़ा न गया हो। इसको समझ लीजिए, अपने आप हर चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके अर्थ को समझ लीजिए। अपठित माने होता है जो पहले न पढ़ा गया हो। हालांकि पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आप क्या पढ़े हैं हम उसको अपनी तरीके से पढ़ाएंगे, जो पहले न पढ़ा गया हो। बात क्लियर हो गई? पठित माने क्या होता है? जो पढ़ा गया हो। अपठित माने क्या होता है? कि जो पहले न पढ़ा गया। यहां तक क्लियर? यस सर। अब देखिए, आपके चैप्टर का नाम है अपठित गद्यांश। अपठित का हमने अर्थ बता दिया कि जो पहले पढ़ा न गया हो। वैसे गद्यांश के बारे में आज हमको पढ़ना है, उसके बारे में जानना है कि वो होता क्या है, ठीक? तो बेटा अपठित गद्यांश ऐसा गद्यांश होता है जिसके बारे में आप पहले कभी पढ़े नहीं हो और एकाएक वो आपके सामने आ जाए। आपको उस गद्यांश को पढ़ के उस पर जितने भी प्रश्न बने होंगे उन सबके उत्तर आपको देने होंगे, ठीक? आपके परीक्षाओं में लगभग ऐसे 3-4 प्रश्न आते हैं और 3-4 नंबर के आते हैं। एक गद्यांश दिया रहेगा और लिखा रहेगा कि निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो गद्यांश ही ऐसा रहेगा कि जिसको आपने अपने कोर्स वर्क में नहीं पढ़ा है, लेकिन उस समय क्या करना होता है कि आपको उस गद्यांश को पढ़ के जो नीचे प्रश्न दिए गए रहते हैं उनका उत्तर लिखना पड़ता है। Am I right? यस सर। ओके, तो देखो बेटा, जब अगर इस तरह
तरह की बात आ जाए, अपठित गद्यांश अगर आपके पेपर में आ जाए, आपके कोर्स में आ जाए, तो आपको क्या करना है इसको हमें जानना पड़ेगा। और बहुत आसान है, कुछ मत करिए, बस जो जो ट्रिक हम बताएंगे उसी ट्रिक को आप फॉलो करिएगा। आपको एक एक चीजें बेटा क्या होती जाएंगी, क्लियर होती चले जाएंगी। आपको परेशान होने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस जितना मैं बता रहा हूं उतना सुनिएगा। मान लो अगर कोई अपठित गद्यांश दे दिया, एक पैराग्राफ दे दिया, ठीक, अगर कोई भी पैराग्राफ आता है या आपसे टकराता है या आप उसको कहीं देखते हैं, तो कुछ मत करिए। पहला काम क्या करिए कि कम से कम गद्यांश को 3 बार पढ़ लीजिए। कम से कम क्या करिए, 3 बार पढ़ लीजिए। 3 बार पढ़िए। 3 बार क्या करना है, पढ़ना है, ठीक। अच्छा हम 3 बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मान लो एक बार पढ़े और नहीं आया, 2 बार पढ़ोगे कुछ आएगा, लेकिन जब 3 बार पढ़ोगे तो लगभग ये संभव है कि आपको पूरा गद्यांश समझ में आ जाए कि इसमें क्या कह रहा है। और जब आपको 3 बार पढ़ने से ये गद्यांश समझ में आ जाएगा तो उसकी सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आ जाएगी। उसका केंद्रीय भाव जो होगा, उस गद्यांश का जो केंद्रीय भाव होगा, जिसको आप सेंट्रल आइडिया बोलते हो, वो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे में क्या होगा, केंद्रीय भाव आपको समझना है, ठीक, बोलिए। आपको क्या करना है, केंद्रीय भाव समझना है। और वो आए, अच्छा ये केंद्रीय भाव समझना है, मैंने लिख तो दिया, लेकिन ये केंद्रीय भाव समझ में आएगा कैसे, जब आप गद्यांश को कम से कम 3 बार पढ़ोगे। बात क्लियर। लेकिन कम से कम आपको 3 बार पढ़ना ही पड़ेगा, तभी वो आपको गद्यांश समझ में आएगा, अन्यथा ऐसे कभी नहीं आएगा। ये तो हो गई 2 बातें। तीसरी बात पर हम आते हैं, जो गद्यांश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेटा करना क्या होता है, मान लो आप गद्यांश पढ़ रहे हो, ठीक, तो आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए, और उस पेंसिल से आप क्या करोगे कि जो उस गद्यांश की मुख्य बातें होंगी, यहां हम लिख देते हैं नंबर 3 पे, कि गद्यांश की मुख्य बातों को अंडरलाइन करते चलिए। रेखांकित माने यहां होगा अंडरलाइन करते चलिए, ठीक। तो यहां लिख देंगे हम क्या, कि मुख्य बातों को रेखांकित करना है। क्या करना है, रेखांकित करना है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइए। Yes, sir. पहले देखिए, पहले आप क्या करेंगे, पहले आप गद्यांश को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसको समझने का प्रयास करेंगे, और पढ़ने के दौरान ही आपको जो चीजें इंपॉर्टेंट लगेंगी उसको आपको अंडरलाइन रेखांकित करते चलना है। बात समझ आ रही है? Yes, sir. ठीक। Yes, sir. नेक्स्ट में देखो क्या करना है, आप जो भी उत्तर लिखेंगे, क्योंकि इस गद्यांश से प्रश्न भी पूछे जाएंगे, जो भी गद्यांश आपको दिया रहेगा उसी गद्यांश से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपके जो उत्तर हो, जो आप उत्तर लिखेंगे उस गद्यांश के लिए, आपके उत्तर एकदम सरल और स्पष्ट होने चाहिए। उत्तर कैसे होने चाहिए, सरल और स्पष्ट होने चाहिए, ताकि कॉपी चेक करने वाला आपकी बात समझ सके। कभी घुमा फिरा के उत्तर नहीं लिखना चाहिए, ठीक। आप कभी ये मत सोचना कि हम बेवकूफ बना देंगे टीचर को, नहीं। आप उसको क्या बनाओगे, ठीक।
उत्तर सरल और स्पष्ट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. चलो नेक्स्ट हम लेते हैं। अच्छा, एक चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट जानते हो क्या ध्यान रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट बेटा आपको याद रखना है कि जो भी प्रश्न पूछा गया हो, ठीक, वो उत्तर आप हमेशा अपने गद्यांश से ही लिखें। गद्यांश से बाहर उत्तर नहीं लिखना है, ये भी जान लेना। आपका जो उत्तर आए उसी सेंट्रल आइडिया से आए, उसी पढ़े हुए गद्यांश के अर्थों से ही निकले, बाहर से तो एकदम नहीं निकला है। मान लो कोई चंद्रशेखर आजाद ने गद्यांश दे दिया तो जितना दिया है उसी में से लिखना है, ठीक। क्या हम करेंगे, हमारा नंबर 5 था नहीं बेटा, उत्तर हमेशा गद्यांश से होगा। उत्तर कहां से होगा? हमेशा, और हमेशा कहां से होगा? गद्यांश से ही होगा, गद्यांश से बाहर नहीं होगा, गद्यांश से ही होगा। देखो एक एक चीज आपको समझाते चले जा रहे हैं, आपको कभी कंफ्यूज, जो आपको गद्यांश दिया रहेगा उसी में से उत्तर लिखना है, उसके बाहर आपको नहीं जाना है, ठीक। और जो बेटा इसमें सबसे बड़ी बात फंसाती है बच्चों को, जहां पे आके बच्चे कंफ्यूज होना शुरू होते हैं, वो बात आती है जब देता है कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, ठीक। जब बात आती है कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तब आप क्या करेंगे कि जब आप 2-3 बार उस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ चीजें अपने आप उसमें से ऐसी निकल के आ रही है जिसपे लगातार इंडिकेट किया गया है। तो जिसपे ज्यादा फोकस किया गया होगा, जिसपे गद्यांश के बारे में ज्यादा बताया गया होगा, वही उस गद्यांश का शीर्षक बनेगा। क्लियर? बोलिए। Yes, sir. Okay, sir. अब किसी कोई डाउट? No, sir. तो हम क्या कहेंगे, यहां लिख देंगे कि गद्यांश का शीर्षक उचित होना चाहिए। क्यों? बात सही है? Yes, sir. गद्यांश का Yes, sir. शीर्षक जो है बेटा वो एकदम उचित होना चाहिए। जिसको जहां दिक्कत होगी पूछ लेगा, ठीक। उचित होना चाहिए का मतलब सही होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी आप लिख दीजिए अपने मन से, ठीक। बोलिए, सबको समझ में आ गया जितना मैंने पढ़ाया अब तक? Yes, sir. कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? No, sir. चलिए, बहुत तेज है आप लोग। देखो बेटा, इसमें आपके किताब में सबके पास बुक है ना? Yes, sir. देखो, Sir, पास नहीं है। अच्छा नहीं है तो सुनिए, इसमें आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है, उसको मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग पेंसिल लेके मिलाइएगा, ठीक। ध्यान से पढ़िएगा। देखिए इसमें दिया गया है कि पैराग्राफ दिया गया है कि विद्यार्थियों, आप दूसरा नंबर होगा आपके बुक में, ठीक। तो कह रहे हैं कि विद्यार्थियों में अनेक बुराइयां कुसंगति के प्रभाव से ही उत्पन्न होती हैं।
जो विद्यार्थी पहले पढ़ाई में खूब रुचि लेता था किंतु अब सिनेमा देखने में व्यस्त रहता है, निश्चय ही यह कुसंगति का प्रभाव है। शुरू में उसे कोई विद्यार्थी सिनेमा दिखाना शुरू करता है, बाद में उसे सिनेमा देखने की आदत पड़ जाती है। यही हालत धूम्रपान करने वालों की होती है। जब उन्हें धूम्रपान करने की आदत पड़ जाती है तब वह छूटने का नाम नहीं लेती। प्रारंभ में कुछ लोग शौकिया तौर पर बीड़ी सिगरेट पीना प्रारंभ करते हैं, अंत में उसके आदी बन जाते हैं और लाख यत्न करने पर भी उससे पीछा नहीं छुड़ा पाते। इसीलिए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। वह न केवल मान मर्यादा का नाश करता है बल्कि सात्विक चित्त वृत्ति को भी नष्ट कर देता है। अब एक बार इसको आप अपने से पढ़िए और इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बेटा उसको जरा आप समझने का प्रयास करिए। हालांकि किताब में आपको उत्तर तो दिया गया है लेकिन आप उसको अपने से समझने का प्रयास करिए कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं उस पैमाने पर उसको रख के देखिए कि सब चीजें सही आ रही हैं कि नहीं। पर एक बार तो गद्यांश हम लोग पढ़ लिए, आप दूसरी बार गद्यांश पढ़ने का प्रयास करिए और देखिए कि उसमें ऐसा क्या लिखा है या उसके प्रश्नों पर आते हैं। देखो पूरे मोटे तौर पे इस गद्यांश में ये बताया गया है कि मनुष्य शुरू में तो अच्छा रहता है लेकिन जब उसको कोई बिगाड़ता है तो वह बिगड़ता चला जाता है। कुसंग का ज्वर विष से भयानक होता है। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करने की जरूरत है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि कुसंग का ज्वर विष से भी भयानक होता है। अब कितनी बड़ी बात उन्होंने बेटा कही है कि कुसंग का ज्वर विष से भयानक, मतलब अगर आप गलत संगति में हो तो विष से जो मरने पे दर्द नहीं होगा उससे ज्यादा कुसंगति में रहने से होगा। क्या होता है? मान मर्यादा का नाश होता है। आप अगर बहुत अच्छे घराने के हैं, अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, अच्छे माता पिता के संस्कारिक बच्चे हैं तो सुयोग्य पिता के अगर सुयोग्य पुत्र हैं और आपके अंदर कुसंगति आ गई, आपने सिगरेट पीना शुरू कर दिया, शराब पीना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया, दुर्व्यसन करना शुरू कर दिया, सिनेमा देखने लगे, मौज मस्ती करने लगे, तो आपको देखकर आपसे प्यार करने वाला व्यक्ति भी आपको मुख मोड़ लेगा और कहेगा कि ये लड़का बिगड़ चुका है, इस पर किसी का बस नहीं चल सकता। बात क्लियर हो रही है कि नहीं, ये बताइए एकदम। यस सर। तो देखो बेटा इसमें बताया गया है कि गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। पहला ही पोर्शन दे गया है कि गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो अगर जब आप इस गद्यांश को पढ़े होंगे, जो मैंने पढ़ा और आपने भी पढ़ा, तो पाया हम लोगों ने कि पूरे गद्यांश में किसके बारे में बताया गया? कुसंगति के, कि आपकी संगति अगर अच्छी नहीं है तो आप बिगड़ जाएंगे। तो गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? कुसंगति। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। तो आप सर ये भी तो हो सकता है ना कि कुसंगति का प्रभाव। बिल्कुल हो सकता है कुसंगति का प्रभाव, लेकिन कुसंगति का प्रभाव किसी व्यक्ति पर लागू होगा जब किसी व्यक्ति की कहानी दी रहती, लेकिन यहाँ किसी की कहानी नहीं दी है, यहाँ उपदेश के माध्यम से समझाया गया है, तो कुसंगति ज्यादा सुटेबल होगा। कुसंगति का प्रभाव गलत नहीं होगा लेकिन कुसंगति जो है ज्यादा अच्छा पड़ेगा। अगर किसी कहानी के माध्यम समझाया गया रहता तब कुसंगति का प्रभाव, जैसे मोहन एक अच्छा लड़का था लेकिन दोस्तों के साथ वह सिनेमा देखने लगा, तो जब ये बात आती तो यहां लिखा था कुसंगति का प्रभाव। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ओके सर। दूसरा दिया कि रामचंद्र ने किसको, दूसरा प्रश्न दिया है कि रामचंद्र ने किसे सबसे भयानक कहा है? तो किसको कहा है? कुसंगति को। किसको कहा है? क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि कुसंगति का ज्वर विष से भी भयानक होता है। मैंने बताया ना क्यों भयानक होता है, बोलिए। यस सर। क्यों भयानक होता है? यस सर। क्योंकि वह आपकी मान मर्यादा को और आपकी सात्विक चित्त वृत्ति को क्या करता है? नाश कर देता है। ठीक, अगला प्रश्न है कुसंगति का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न ध्यान से समझिए।
कि कुसंगति का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। अरे पूरा प्रभाव ही तो पड़ता है, कुसंगति से पूरा जीवन नष्ट हो जाता है कि नहीं? क्या होता है? मान मर्यादा नष्ट होती है। बोलिए भाई, होती है कि नहीं? मान मर्यादा नष्ट होती है, सात्विक चित्तवृत्ति नष्ट होती है। ठीक? यस सर, सात्विक चित्तवृत्ति का क्या अर्थ होता है? बता रहे बेटा, बता रहे हैं। हाँ, किसी ने पूछा कि सात्विक चित्तवृत्ति का क्या मतलब होता है। तो बेटा सात्विक चित्तवृत्ति का मतलब होता है आपके अच्छे संस्कार, आपकी अच्छी बुद्धि जो है समाप्त हो जाती है। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपकी बुद्धि अच्छी है, लेकिन जब आप कुसंगति में पड़ जाएंगे तो आपकी मान बदल जाएगी, साथ ही आपके संस्कार चले जाएंगे। क्योंकि जब आप खड़े होकर चौराहे पे सिगरेट फूकेंगे तो किसी का सम्मान करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आपका कोई सम्मान नहीं करेगा तो आप किसका करेंगे? बात क्लियर? ओके सर। यहाँ सात्विक चित्तवृत्ति का मतलब आपके संस्कार से है, आपके गुणों से है, आपके अच्छी बुद्धि से है। ठीक, इसलिए कहा कि सात्विक चित्तवृत्ति नष्ट होती है, आपके अच्छे गुण नष्ट हो जाएंगे, अच्छे संस्कार नष्ट हो जाएंगे, आपकी अच्छी बुद्धि सब जो है नष्ट हो जाएगी। इतना क्लियर सबके पास? यस सर। अब किसी को कोई डाउट? अब किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? देखो अगला बेटा इसमें अगला प्रश्न दिया है, विद्यार्थियों को धूम्रपान और सिनेमा की आदत कैसे पड़ती है? तो कैसे पड़ती है? कुसंगति से पड़ती है, सीधी सीधी बात है। शुरू में तो शौकिया शुरू कर देंगे, लेकिन बाद में कोई बात है ना कि आदत बना लेते हैं उसकी चीज को। ठीक, हाँ बेटा। अब अगर एक बार आप लोग 5 मिनट 7 मिनट इसको देख लो, जहां जिसको जो दिक्कत समझ में आए, ठीक, वो उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और जो दिक्कत होगी हम लोग व्हाट्सएप वाली क्लास में पढ़ लेंगे। और आप लोग 5 मिनट का हम समझ दे रहे हैं आप लोगों को, 5 से 7 मिनट आप लोग एक बार जितना मैंने पढ़ाया है उसको समझ लीजिए। आप लोग अगर नोट किए होंगे तो उसको समझ लीजिए, और इसके बाद आप लोग कहेंगे तो हम रहीम दास के दोहे भी पढ़ा देंगे आज। बाकी आप लोग जैसा कहें, लेकिन अभी मैं समय दे रहा हूँ आपको 5 मिनट 7 मिनट। आप लोग मैंने जितना पढ़ाया है, कोई ऐसा पैराग्राफ हो जो आपको न समझ में आए तो हमको बता दें कि सर 5वां 6वां चौथा हमको नहीं समझ में आया, तो हम आपको सब बता के समझा देंगे। ओके बेटा? लेकिन अभी 5 मिनट कोई बात नहीं करेगा और सब लोग अपना पढ़ेंगे। ओके ओके बेटा? हाँ, 5 मिनट आपके पास समय है।